So today, what I told you कि I have started a series of writers, especially those writers who won बुकर प्राइज या नोबेल प्राइज भी उन्होंने अगर जीता है, लेकिन अभी जो सीरीज चल रही है वो बुकर प्राइज का सीरीज है। उन्हीं में से आज एक राइटर को हम कवर करेंगे जिनका नाम है सिगरिड यू यूसेट। इन को साइलेंट करना है। सिगरिड यूसेट को आज हम लोग कवर करेंगे। सिगरिड यूसेट को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। एंड रिमेंबर दैट दिस सिगरिड यूसेट, शी वाज अ नॉर्वेजियन राइटर। शी गॉट नोबेल प्राइज इन 1928 में उनको मिला हुआ था। और शी इज अ नॉर्वेजियन राइटर। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि शी वाज born on 20th May 1882, died on 10th June 1949, was a Danish born Norwegian novelist and Danish born Norwegian novelist. Was a Danish born Norwegian novelist. She was awarded द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। उनको जो मिला हुआ है, क्या मिला है? द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर से उनको अवार्ड किया गया है। आई जस्ट वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू कि सिगरिड यूसेड इज अ नॉर्वेजियन राइटर एंड वेल नोन नॉवलिस्ट, गॉट नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1928। तो ये कहाँ की है? एक तो क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा चीज ये बनता है कि उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1928 में मिला हुआ है। सेम वही चीजें आगे भी है कि शी वाज बोर्न ऑन 20th May 1882, डेनमार्क में जन्म हुआ। 10th June 1949 को एट द एज ऑफ 67 शी डाइड इन नॉर्वे। ऑक्यूपेशन क्या है? राइटर है। नेशनलिटी नॉर्वेजियन डेनिश। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1928 उनको मिला। देन वी कम टू नो अबाउट व्हाट कि उनके हस्बैंड का क्या नाम था? एंडर्स कास्टस या स्वारस्टाड। 1912 में उनसे मैरिज हुई थी। 1927 में उनका डेथ हुआ था। दैट इज अनदर थिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द राइटर सिगरिड यूसेट के बारे में, तो यू केम टू नो अबाउट दीज थिंग कि हाँ ये चीजें रही हैं। बट व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड? द इम्पोर्टेंट पॉइंट अब जो है ये शुरू हो रहा है कि डेनमार्क में रही हैं, नॉर्वे से उनका था। उनका जो पहला हिस्टोरिकल फिक्शन पब्लिश हुआ था वो 1907 में। हर फर्स्ट बुक्स ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन पब्लिश्ड इन 1907 में। और हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वो जो है नॉर्वे से यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थी। और चूंकि उन्होंने नाजी जर्मनी का विरोध किया था और जर्मन इन्वेजन का भी विरोध किया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो दोबारा जो है वापस आती है। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, हर बेस्ट नोन वर्क इज क्रिस्टीन लावरांस डैटर। क्रिस्टीन लावरांस डैटर, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क रहा। हर बेस्ट नोन वर्क इज क्रिस्टीन लावरांस डैटर। और ये क्या है? ट्रायोलॉजी है अबाउट लाइफ इन नॉर्वे इन द मिडिल एजेस, पोर्ट्रेट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। तो ये जो शीट है, इस शीट में जो हमें ध्यान में रखने लायक है या जो हमें रिमेम्बर करना है, वो ये चीज रिमेम्बर करना है कि उनका एक तो हिस्टोरिकल फिक्शन पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1907 में। दूसरा चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि वो नॉर्वे गई हुई थी, नॉर्वे से चली गई थी नाजी जर्मनी वगैरह का पोजीशन में। दैट इज अनदर थिंग। उनका बेस्ट नोन वर्क क्या है? क्रिस्टीन लावरांस डैटर अ ट्रायोलॉजी। और ये किसके बारे में? अबाउट लाइफ इन नॉर्वे, नॉर्वे के ही जीवन को लेकर के उन्होंने लिखा। उसका सेटिंग क्या है? मिडिल एजेस सेटिंग है। और उसको जो पोर्ट्रे किया गया है थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ वुमन फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। एक औरत की
अनुभव को, जो उसके अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जर्नी वहाँ पे दिखाया गया है। और ये कितने वॉल्यूम में है? 3 वॉल्यूम। इट्स 3 वॉल्यूम वर पब्लिश्ड बिटवीन 1920 टू 1920 1920 टू 1922, 1920 से 22 के बीच में। इस शीट में जो हमें 2 पॉइंट तैयार करना है इस राइटर से रिलेटेड, वो कौन सा 2 पॉइंट हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो राइटर हैं, उसने सबसे पहला हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा था। कब लिखा था? 1907 में लिखा था। दूसरा चीज जो हमें तैयार करना है वो ये तैयार करना है कि क्रिस्टीन लाउरांसडाटर, उनका जो है बेस्ट नोन वर्क है और जो एक ट्रायोलॉजी के रूप में रहा। ट्रायोलॉजी का मतलब कि उसके 3 पार्ट रहे, या वो कहानियां 3 नावल या की शक्ल में आई हुई हैं। और वो किसके बारे में बात करती है? अबाउट लाइफ इन नॉर्वे। और सेटिंग क्या है? मिडिल एजेस है। पोर्ट्रेट थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ वुमन फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। तो क्रिस्टीन लावरांस्टाइटर को जो एक ट्रायोलॉजी है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा उनका एक हिस्टोरिकल वर्क जो 1907 में आया था। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया, तो मैं थोड़ा सा फर्स्ट शीट को लेकर के बात करना चाहता हूँ कि आज हमने जो बात किया है वो सिगरिड यूसेट को लेकर के बात किया, जो नॉर्वेजियन राइटर है। 1882 में उनका जन्म हुआ है, 1949 में उनकी मौत हुई है। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1928 में। तो इस शीट में इतना ही ध्यान में रखना, किसके बारे में बात हो रही, कब पैदा हुई, कब मरी है, कहाँ की है, और उनको नोबेल प्राइज कब मिला हुआ है। इसमें बताया गया कि उनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या था, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि या तो नोबेल विनर को हम लोग ले रहे हैं, या तो जो है क्या नाम बुकर प्राइज विनर को ले रहे हैं, तो क्वेश्चन तो बनना ही बनना, चूंकि वे इम्पोर्टेंट राइटर हैं, उनके वर्क का नाम, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। तो जो जहां से क्वेश्चन बनेगा हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। उनका नावल है जैसे मार्टा आउली 1907 में आया, द हैप्पी एज 1908 में आया। ठीक है, आप ऐसे सुन लीजिए, लेकिन इस पे आपको कोई तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो कहाँ से है? गुनास डाटर। ये नावल का नाम आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इसके बारे में। गुनास डाटर इज अ ब्रीफ नावल, या एक छोटा सा नावल है, सेट इन द सागा एज। दिस वाज दिस वाज यूसेट्स फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल। यह उनका पहला हिस्टोरिकल नॉवेल था जो 1909 में पब्लिश हुआ है। गुनास डाटर, उसका आईएसबीएन नंबर दिया हुआ, दैट इज अनदर थिंग। हमें केवल इतना पता होना है कि गुनास डाटर क्या? गुनास डाटर is a novel. It's an example of the historical novel which published in 1909। ये चीजें ध्यान, जो 1909 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। दूसरा है जेनी। जेनी वाज रिटन इन 1911। जेनी 1911 ईस्वी में लिखा गया है। इट इज अ स्टोरी ऑफ नॉर्वेजियन पेंटर। यह एक नॉर्वेजियन पेंटर का स्टोरी है, हु ट्रेवल्स टू रोम फॉर इंस्पिरेशन। थिंग्स डू नॉट टर्न आउट एज शी हैड एक्सपेक्टेड। वो पेंटर ने जैसा सोचा था वैसा जीवन उसके अपने जो है उसमें टर्न नहीं होता है, जैसा उसने सोचा था। तो जेनी वॉज रिटन, जेनी जो नावल है यह 1911 ईस्वी में लिखा गया। इट इज अ स्टोरी ऑफ नॉर्वेजियन पेंटर। यह एक नॉर्वेजियन पेंटर की स्टोरी है, हु ट्रेवल्स टू रोम फॉर इंस्पिरेशन, जो रोम से जो है ट्रेवल करता कुछ इंस्पिरेशन के साथ, लेकिन जो है जैसा उसने सोचा था वैसा जो है लाइफ नहीं होता है। नेक्स्ट नॉवेल है द अननोन सिगरीड यूसेट, अ कलेक्शन ऑफ यूसेट्स अर्ली एग्जिस्टेंशलिस्ट वर्क इंक्लूडिंग टाइना नुनालीज न्यू ट्रांसलेशन ऑफ जेनी वाज assembled। नेक्स्ट है क्रिस्टीन लाउरांस डेटर इज अ ट्रायोलॉजी। ये जो है क्या है? ये एक ट्रायोलॉजी है ऑफ 3 वॉल्यूम्स। These are listed in order as well, written during 1920-22। In 1995, the first volume was the basis for a commercial film। खैर उसमें वो नहीं करना, हमें ध्यान में रखना है कि अभी हमने किसके बारे में बात किया था? क्रिस्टीन लॉरेंस द डेटर जो है यह इनका क्या है? मास्टर पीस है।
जो ट्रायोलॉजी है और ये 3 वॉल्यूम में। तो क्रिस्टीन लावरांसडाटर इज अ ट्रायोलॉजी ऑफ 3 वॉल्यूम्स। पहले वॉल्यूम का क्या नाम है? क्रिस्टीन लावरांसडाटर द रीथ। दूसरे वॉल्यूम का नाम है क्रिस्टीन लावरांसडाटर द वाइफ। एक का द रीथ और दूसरा है द वाइफ। ऐसी तीसरा भी रहा है, तीसरा मुझे लगता है मिस हो गया मुझसे। नेक्स्ट है उनका वर्क द मास्टर ऑफ हिज वीकेंड। ये भी क्या है? अ सीरीज ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ 4 वॉल्यूम्स। 1925 में से 27 में आया, विच आर लिस्टेड इन ऑर्डर बिलो डिपेंडिंग ऑन द एडिशन ईच वॉल्यूम में बी रिप्रिंटेड। तो जो द मास्टर ऑफ हिज वीकेंड है, यह भी क्या है? सीरीज ऑफ ट्रायोलॉजी है। इसका अपना कौन कौन सा आया हुआ है? एक तो इसका हिस्सा है द एक्स, दूसरा हिस्सा है द स्नेक पिट, तीसरा हिस्सा है इन द विल्डरनेस द मास्टर ऑफ हिज वीकेंड, चौथा है द सन एवेंजर। हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें इसका इतना नाम ध्यान में रखना है कि द मास्टर ऑफ हिज वीकेंड को ही ध्यान में रखना है कि ये इनका एक वर्क रहा है। नेक्स्ट वर्क है ईडा एलिजाबेथ। ईडा एलिजाबेथ इसका एक और वर्क रहा है। ईडा एलिजाबेथ को जो है बहुत ज्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम अकेले सुनना। जैसे आपने नाम सुना द मास्टर ऑफ हिज वीकेंड का, वैसे ही आपको इसका नाम ध्यान में रखना है, ईडा एलिजाबेथ का, जो 1932 में आया है, ईडा एलिजाबेथ। फिर स्टेजेस ऑन द रोड, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑन द रोड इज अ कलेक्शन ऑफ सेंट्स लाइव्स with a foreword by Elizabeth Scalia, published in 2012. Next है The Wild Orchid is a novel set in 20th century Norway and published in 1931. The title is in reference to the garden of the main character mother. So, ईडा एलिजाबेथ नाम ध्यान में रखना है, स्टेजेस ऑन द रोड ध्यान में रखना है, द वाइल्ड आर्चिड आपको ध्यान में रखना है, द वाइल्ड आर्चिड। जगमोहन कह रहे हैं कि क्लियर नहीं, क्या चीज? आवाज नहीं क्लियर है? कैन एनीवन टेल मी कि थोड़ा धुंधला दिख क्या? रहा है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है? हाँ सर, वो नेटवर्क थोड़ा कम हुआ होगा इसलिए। अच्छा, अब कैसा दिख रहा है? वैसे ही सर, लेकिन आवाज आपकी क्लियर है सर। अच्छा, हो सकता है आप नेटवर्क वगैरह का कुछ इशू हो। तो हमें जो ध्यान में रखना है इनका वर्क, वैसे मैटर मैं अभी पीडीएफ पढ़ाने के बाद शेयर कर दूंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी क्या मैं बता रहा था कि उनके कौन कौन से वर्क है। ईडा एलिजाबेथ उनका नावल है, स्टेजेस ऑन द रोड उनका नावल है, द वाइल्ड आर्चिड उनका नावल है, द बर्निंग बुश उनका नावल है। द बर्निंग बुश जो है, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द नावल द वाइल्ड आर्चिड एंड पब्लिश इन 1932। जो बर्निंग बुश है, ये द वाइल्ड ऑर्चिड का ही कंटिन्यूएशन है और 1932 में पब्लिश हुआ था। इट एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन द मेन कैरेक्टर्स लाइफ आफ्टर हिज कन्वर्जन टू कैथोलिसिज्म। ये जो नॉवेल है यह दिखाता है कि जो एक कैरेक्टर है, जब वो कैथोलिसिज्म को स्वीकार कर लेता है या उस धार्मिक विश्वास को फॉलो करने लगता है, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो ये सब चीजें रहा है। ईडा एलिजाबेथ 1933 में, द लॉन्गेस्ट ईयर्स 1935 में, द फेथफुल वाइफ 1937 में, इमेजेस इन अ मिरर 1938 में, मैडम डोरोथिया 1939 में। ये सारी की सारी चीजें क्या हुआ है, आया हुआ है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमें जो है कुछ चीजें इनसे रिलेटेड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी एट अ ग्लांस में हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। कैथरीन ऑफ सीनिया एक वर्क है, सिगरीड सिगरीड यूसेट्स कैथरीन ऑफ सीनिया इज acclaimed एज वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज। ये इनका बायोग्राफीज रहा, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज ऑफ दिस वेल नोन 14th सेंचुरी सेंट। उन्होंने बायोग्राफी लिखा था 14वीं शताब्दी के एक सेंट के ऊपर। यूसेट बेस्ड दिस फैक्चुअल वर्क ऑन प्राइमरी सोर्सेज, हर ओन एक्सपीरियंसेस लिविंग इन इटली
and her profound understanding of the human heart. Catherine of Siena was a favorite of Euclid, who, like Catherine, was a third order Dominican. What I want to say कि कैथरीन ऑफ सियाना, ये कैथरीन जो सेंट कैथरीन थी, ये उनकी बायोग्राफी उनके जीवन पर लिखा गया है और 1951 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। और ये कहा जाता है कि ये 14वीं शताब्दी की जो सेंट रही उनकी लाइफ को लेकर के उसने लिखा। तो इन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखा, उस बायोग्राफी का क्या नाम है? कैथरीन ऑफ सियना। उनके कुछ अदर वर्क्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। मेन, वुमन एंड प्लेसेस, अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज। अदर वर्क्स में क्या है? मेन, वुमन एंड प्लेसेस, अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज। दूसरा है हैप्पी टाइम्स इन नॉर्वे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हैप्पी टाइम्स इन नॉर्वे, इसको मैं डिटेल पढ़ दे रहा हूँ। यह एक मीमोयर है, मीमोयर संस्मरण है ऑफर चिल्ड्रंस लाइफ, जो उनके बच्चों के जीवन पर आधारित है। इन दैट कंट्री बिफोर द नाजी ऑक्यूपेशन, और उस वतन पे यानी नॉर्वे में, और जब नाजी के अ, आक्रमण करने से पहले या ने उस पर हमला करने से पहले के जीवन को बताता है। फीचर्स अ पार्टिकुलरली मूविंग एंड पावरफुल प्रीफेस अबाउट द सिंप्लिसिटी एंड हार्डीनेस ऑफ नॉर्वे। सो व्हाट वी गेट हियर कि जो चीजें हैं वो क्या है? हैप्पी टाइम्स इन नॉर्वे है, ट्रू एंड अनट्रू एंड अदर नॉर्ड्स टेल्स है, सेज सागा ऑफ सेंट्स उनका है वर्क। और जो सागा ऑफ सेंट्स है, ये क्लियर हो रहा है? कैन एनीवन टेल मी? अब जो अभी शेयर किया गया, इज इट क्लियर? यस सर, अभी है क्लियर। और इसके पहले ये क्लियर नहीं था? जी सर। मुझे लगता है फॉन्ट का कोई मामला है। एक वर्क जो सागा ऑफ सेंट्स है, यह उन्होंने जो क्या किया है, द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी को लेकर के लिखा हुआ है। सागा ऑफ सेंट, द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी को लेकर के उन्होंने बात किया है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि इनको नोबेल प्राइज मिला था 1928 ईस्वी में। और चीजों के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था। बाद में इनको नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स का मेंबर बनाया गया था। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स का मेंबर बनाया गया था। ये मैं आई नो कि अब जो अभी मैंने शेयर किया, ये शीट क्लियर है? Yes, sir, it is clear. ओके ओके, इट्स क्लियर। इट्स अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट हर novel Christine Laurent's daughter trilogy and the master of Hestviken tetralogy। तो अगर आप देखेंगे कि जो अभी मैंने बताया था कि एक उनका वर्क है जो उनका मास्टर पीस है, यह उनके बारे में है। तो उसमें क्या बताया गया कि आफ्टर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड, आफ्टर द बर्थ ऑफ हर थर्ड चाइल्ड, एंड विद अ सिक्योर रूफ ओवर हर हेड, अंडर यूसेट स्टार्टेड अ मेजर प्रोजेक्ट क्रिस्टीन लाउरांस डाटर। क्रिस्टीन लाउरांस डाटर उन्होंने लिखना शुरू किया जब उनके अपने बच्चे के जन्म के बाद, और उसको एक सुरक्षित छत मिल गई, लाइफ जब ठीक ठाक चलने लगी। तो शी वॉज एट होम इन द सब्जेक्ट मैटर, हैविंग रिटन अ शॉर्ट नॉवेल एट एन अर्लियर स्टेज अबाउट अ पीरियड इन नॉर्वेजियन हिस्ट्री क्लोजर टू प्री क्रिस्टियन इरा। पहले ये नावल एक शॉर्ट फॉर्म में आया था और किसको डील करता है? जो नॉर्वे था जो प्री क्रिश्चियन इरा में, जीसस क्रिस्ट के आने से पहले नॉर्वे की क्या हालत रही होगी उसको इमेजिन करके उन्होंने लिखा था। शी हैड आल्सो पब्लिश्ड अ नॉर्वेजियन रीटेलिंग ऑफ आर्थरियन लीजेंड्स। शी हैड स्टडीड ओल्ड नॉर्स manuscript and medieval chronicles। ऑल दीज थिंग्स वी आर गेटिंग कि इन सब चीजों को उन्होंने लिखा था। uh, उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उन ये जो नॉवेल है उसके जो 3 हिस्से हैं वो कौन-कौन से 3 वॉल्यूम में रहा है? एक तो वॉल्यूम था क्रिस्टिन, KRISTIN, और एक आपका जो है द मास्टर ऑफ हिज वीकेंड,
उसका ट्रांसलेशन हुआ था। या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टीन जो लाउरांस डास्टर ट्रायोलॉजी है वो 3 पार्ट में थी, और इसको जो डील करते हैं नार्वे की उस लाइफ को बताती हैं जो प्री क्रिश्चियन इरा में था, और आर्थरियन लीजेंड्स को लेकर के वो बात करती हैं। उसके बाद उनका जो ये वर्क है द मास्टर ऑफ हेज़विकेन टेट्रोलॉजी, ये 4 वॉल्यूम में रहा है, और उस 4 वॉल्यूम का उन्होंने लिखा भी है, उसका वो कौन कौन सा वॉल्यूम रहा है, और उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो ये चीजें रही हैं। खैर, मैं आप अभी कुछ चीजें आपसे मैं जानना चाहता हूँ, फिर मैं एक और राइटर को कवर कराऊंगा। आप मुझे ऐसे ही बताइएगा कि चूंकि आपने सुना भी कि जो ये राइटर हैं इनको नोबेल प्राइज कब मिला हुआ है? व्हेन डिड शी गेट नोबेल? 1928. Yes. 1928 में शी गॉट नोबेल प्राइज, दैट्स गुड। दूसरा चीज, कैन यू टेल मी कि जो इनका मास्टर पीस है उस मास्टर पीस का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ मास्टर पीस? इसी शीट पर दिखा रहा है, इसी शीट पर ही पहले सबसे ऊपर हेडिंग। क्रिस्टीन लेवरेंस डेटी रे। या क्रिस्टीन लेवरेंस डेटर ट्रायोलॉजी। When we talk about trilogy, then what do you mean by trilogy? What do you mean by trilogy? Trilogy क्या है? 3 novels. Three divided into 3 volume. Divided into 3 volume. When you say that it's divided into 3 volume, it means that the same story, the same character runs from 1 volume to 3 volume, a 3rd volume. And the same thing we find इवन जॉन गर्ल्सवर्दी जो थे उनके भी लिखने का पैटर्न यही था। गर्ल्सवर्दी के भी वर्क में वी फाइंड ट्रिलॉजी, उनका मैग्नम ऑपस था, मास्टरपीस था, वो भी ट्रिलॉजी में रहा है। तो इनका 2 वर्क ट्रिलॉजी में है, एक तो क्रिस्टीन लॉरेंस डेटर ट्रिलॉजी, ये 3 में है, जो जिसमें इन्होंने नॉर्वे की लाइफ को जो प्री क्रिश्चियन इरा था उस समय को लेकर के इन्होंने बात किया है। और दूसरा इनका वर्क है द मास्टर ऑफ हेज़विकेन, वो टेट्रोलॉजी में 4 वॉल्यूम में है। ट्रिलॉजी 3 वॉल्यूम, टेट्रोलॉजी 4 वॉल्यूम में है। अच्छा, दूसरा चीज की एक जो और बात आपसे करनी है कि शी बिकेम द मेंबर ऑफ विच नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट, इसी शीट पे नजर आ रहा है। शी बिकेम द मेंबर ऑफ विच Norwegian Academy of Science and Letters. Norwegian Academy of Science and Letters. Good. Norwegian Academy of Science and Letters. I just want to know, सबका आंसर एक ही निकलेगा लेकिन आपको फिर भी बताते चलना है। सागा ऑफ सेंट्स किसने लिखा? सागा ऑफ सेंट्स, who wrote Saga of Saints? Are you getting this picture? Sigrid, you said? Yes, sir. Sigrid Undset. Yeah. When you find कि this Sigrid का जो अपना when she was born, 20 May 1882. yeah, Sigrid Undset was born on 20th May 1882. And when did she die? When did she die? 10 June 1949. 1949. Second point I want to know कि she belongs to which country? Norway. नॉर्वे के। Yes, अभी sir. 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला, क्या वो भी नॉर्वेजियन राइटर है या आयरिश राइटर थे? Irish writer, na sir, Fawcett.
या फॉस से आयरिश राइटर। हेनरिक इब्सन कहाँ के थे? आयरिश है ना? हेनरिक इब्सन जिन्होंने डाल्स हाउस लिखा हुआ है। आयरिश राइट। तो नॉर्वेरियन थे, नॉर्वेरियन। नॉर्वेरियन राइटर। अच्छा, आप देखिए 2-3 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। जीबी शॉ को जब आप देखते हैं कि उनका पूरा वर्क आपको लगता है कि इंग्लिश पीपल थे, नॉट इंग्लिश पीपल, वो भी आपके जो है मुझे जहां तक याद है नॉर्वे के ही थे, और उनका अपना वर्क यहाँ पे आता है, तो वो सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन हम आपको इसलिए उससे बात बता रहे हैं कि बॉर्न उनका अपना क्या था। जैसे टीएस एलियट was born American but got citizenship of England. Henry James was born American writer but got the citizenship of England. इस तरह से जो चीजें हैं ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या रहा है। जब हम बात करते हैं सिगरेट ऑनसेट की बात करते हैं तो वो जो है क्या है, नॉर्वेजियन नॉवलिस्ट है, लेकिन जो है डेनिश बॉर्न नॉर्वेजियन नॉवलिस्ट है। डेनिश बॉर्न नॉर्वेजियन नॉवलिस्ट एंड बॉर्न ऑन 20th में 1882, died on 10th June 1949, got Nobel Prize for Literature in 1928। इस शीट पे इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कवर करना है क्योंकि वो सारा इंफॉर्मेशन बाद में यही सारा चीज दिया जा रहा है। फिर मैंने आपसे कहा था कि उनका पहला हिस्टोरिकल फिक्शन कब पब्लिश हुआ था। हर फर्स्ट हिस्टोरिकल फिक्शन पब्लिश्ड विच ईयर? इसी शीट की जो दूसरी लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, हर फर्स्ट बुक्स ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन पब्लिश्ड इन 1907। या 1907, 1907 में। तो इसका मतलब उनका जो लिटरेरी कार्य, जो डेनिस बॉर्न नॉर्वेजियन राइटर रही हैं, वो जो डेनिस बॉर्न नॉर्वेजियन राइटर रही हैं, शी रोट हर फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल इन 1905। सिगरीड आपका इनका जो वर्क है सिगरीड ऑनसेट का वर्क जो शुरू हो रहा है वो इसी पैटर्न 1907 से शुरू हो रहा है। लेकिन व्हाट हैपेंड दैट कि ये जो राइटर आए हैं इनके समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और उस वार की वजह से इनको क्या करना पड़ा था कि अपना वतन छोड़ना पड़ा था, क्योंकि नाजी अटैक हुआ, नाजी ऑक्यूपेशन हुआ, उस एक्सपीरियंस को भी इन्होंने अपने वर्क में शेयर किया है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो 1945 में वो दोबारा वापस आती हैं, जो है कहां पर, अपने वतन को आती हैं। अच्छा, इनका जो मास्टर पीस है उसका क्या नाम है? जो इनका मास्टर पीस है, इसी शीट पर देखिएगा, इसी जो क्रिस्टीन दूसरा क्रिस्टीन लॉडेस्टेस्टर। हाँ, हर बेस्ट नोन वर्क जो उनका रहा है वो क्या है, क्रिस्टीन लॉरेंस डेटर, जो कि क्या है, एक ट्रिलॉजी है, एंड इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट लाइफ इन नॉर्वे। लेकिन उसका सेटिंग कब है, मिडिल एजेस में, और कब से कब तक पब्लिश हुआ है, 20 से लेकर के 22 तक में पब्लिश। तो हमें अगर कुछ नहीं, हम ये नहीं कहते कि इनकी इस स्टोरी को तो ठीक है हमें कवर करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी जो है उस राइटर के बारे में, सिगरीड के बारे में कवर करना है। सिगरीड का जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई है, नोबेल प्राइज कब मिला है, उनका मास्टरपीस क्या है, और वो कब से कब तक पब्लिश हुआ है, उसका सेटिंग क्या है। फिर मैंने उनके नावल को लेकर के बात किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मार्टा आउली 1907 में आया, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। द हैप्पी एज 1908 में आया, वो भी नहीं बहुत मायने रखता है। लेकिन जो गुनार्स डॉटर है ये मायने रखता है। तो जो गुनार्स डॉटर है ये सिगरेट का नॉवेल है, और इस नॉवेल में उन्होंने किसको लेकर के बात किया है कि यह एक उनका पहला हिस्टोरिकल नॉवेल था। दिस वॉज
सिगरीड का फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल जो 1909 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद उनका एक वर्क जेनी आया, फिर एक वर्क आया द अननोन सिगरेट का आया, फिर क्रिस्टीन लॉरेंस डाटा जो उनका आप कह सकते हैं कि मास्टरपीस है, 20 से 22 के बीच में पब्लिश हुआ है, जिसपे मूवी भी बनी हुई है। उसके 3 हिस्से थे, 2 का जिक्र मैंने किया है कि क्रिस्टीन लॉरेंस डाटर द रीथ करके, क्रिस्टीन लॉरेंस डाटर द वाइफ करके आया हुआ है। उसके बाद एक वर्क उनका था द मास्टर ऑफ हेज़विकिन, ये 4 वॉल्यूम में आया था। एक वॉल्यूम का नाम द एक्स है, दूसरे का नाम द स्नेक पिट है, तीसरे का इन द विल्डरनेस है, चौथे का द सन एवेंजर है। फिर उनका ईडा एलिजाबेथ, ये सारे के सारे वर्क आए हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि यू हैव टू गो विद व्हाट यू हैव टू गो विद द पार्टिकुलर वर्क द मास्टर ऑफ हिज वीकेंड जो कि टेट्रालॉजी रहा है और 4 वॉल्यूम में रहा है, जो उनका मास्टरपीस है क्रिस्टीन लॉरेंस डेटा, ये ट्रिलॉजी में रहा है, इसको हमें ध्यान में रखना है। एक उनका बायोग्राफिकल वर्क था जिसका नाम है कैथरीन ऑफ सियाना। कैथरीन ऑफ सियाना जो है 1951 में आया हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इतना सारा चीज इस राइटर को लेकर के था। हमने कल एक शीट भेजा था विंस्टन चर्चिल को लेकर के, तो मैं तुरंत उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा ताकि मैं उसे भी कवर कर सकूं। लेट मी शेयर विंस्टन चर्चिल को। Here's the image of Sir Winston Churchill. इनसे क्या क्या क्वेश्चन, चूंकि इनको भी जो है मिला हुआ है नोबेल प्राइज का, ये भी हिस्सा रहे हैं। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, इनका पूरा क्या नाम था? ये सबसे बड़ा चीज तो ये था कि ये यूके के प्राइम मिनिस्टर भी थे। जो सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल थे, 1874 में जन्म हुआ, 1965 में मौत हुई है। was a British statesman, soldier and writer who served as Prime Minister of the United Kingdom twice. तो आपको इनके जो है जो दोनों जो रिजीम रहा, कब से कब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे वहां के, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1940 से लेकर के 1945 तक, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोबारा कब बनते हैं? 51 से लेकर के 55 तक के प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल was born on 13th November 1874, 30 नवंबर 1874 को जन्म हुआ, 24 जनवरी 1965 को मौत हुई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, 2 रिजीम मिला, 40 से 45 का मिला, 51 से 55 का मिला। बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उनकी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किसमें यकीन किया? इकोनॉमिक लिबरलिज्म में यकीन किया और इंपीरियलिज्म में यकीन किया। ही वॉज फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर अ मेंबर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, और किस पार्टी से जुड़े थे? कंजर्वेटिव पार्टी से 40 से 55 तक। और ही वॉज अ मेंबर ऑफ द लिबरल पार्टी के भी मेंबर थे 1904 से 24। तो ये चीजें नहीं इतना इंपॉर्टेंट, आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और इंपीरियलिज्म। जब आप विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं तो उसमें एक चीज ये आता है कि विंस्टन चर्चिल को लेकर के एक सिग्निफिकेंट पॉइंट एज अ राइटर क्या थी उनका कंट्रीब्यूशन, चूंकि एज अ स्टेट्समैन, एज अ पॉलिटिशियन हमें ध्यान नहीं देना है। चर्चिल वाज अ प्रोलिफिक राइटर, हिज आउटपुट इंक्लूडेड अ नॉवेल। उनका एक नॉवेल आया था जिसका क्या नाम था? सावरॉला, SAVROLA। इसके अलावा उन्होंने 2 बायोग्राफीज लिखा, 3 वॉल्यूम्स ऑफ मीमोइर्स लिखा, सेवरल हिस्ट्रीज एंड न्यूमरस प्रेस आर्टिकल। Two of the most famous work published after his first premiership brought his international fame
टू न्यू हाइट्स, वो कौन कौन सा रहा है? द सेकेंड वर्ल्ड वार उनका एक वर्क था, एंड द 4 वॉल्यूम अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, यह उनका रहा है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज मास्टरी ऑफ historical and biographical description and oratorial output, Churchill received the Nobel Prize in Literature in 1953. चर्चिल को 1953 ईस्वी में नोबल प्राइज दिया गया था। तो अगर नोबल प्राइज इनको मिला है तो एक बड़े राइटर में आ रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज को वी कांट इग्नोर। हमें कम से कम ये पता होना चाहिए किस वर्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या चीजें उनकी रही है। तो एक तो उनका जो किताब है द सेकेंड वर्ल्ड वार है, दूसरा जो है अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है, तीसरा पॉइंट क्या है, उनको नोबल प्राइज मिला हुआ है 1953 में, और उनका एक नावल था जिसका क्या नाम था, सावरोला, और दो बायोग्राफी उन्होंने लिखा। तो सावरोला ध्यान में रखना है, द सेकेंड वर्ल्ड वार उनका वर्क है जो 4 वॉल्यूम में है, नॉट 4 वॉल्यूम में, अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल 4 वॉल्यूम में है। बाकी नोबल प्राइज जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो ही यूज्ड ईदर विंस्टन यस चर्चिल, उन्होंने जब लिखा तो या तो अपना टाइटल विंस्टन यस चर्चिल रखा, या विंस्टन स्पेंसर चर्चिल उन्होंने रखा, या तो विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, ये उनका क्या था, पेन नेम था। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि इसी नाम से अमेरिकन नॉवलिस्ट भी एक थे जो कि इसी नाम से थे, तो उन्होंने अपना पेन नेम रखा विंस्टन यस चर्चिल या विंस्टन स्पेंसर चर्चिल करके। इसके अलावा एक और चीज रहा है कि उनको उनकी अपनी जो राइटिंग में थी, उस राइटिंग में कुछ फिनेंशियल वरीज को भी लेकर के उन्होंने बात किया हुआ था। इसके अलावा as well as writing, Churchill became an accomplished amateur artist after his resignation from the Admiralty in 1915 using the pseudonym चार्ल्स मॉरिन। उनका एक और pseudonym था, क्या था, चार्ल्स मॉरिन था। These things we see। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि और बहुत ज्यादा इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं जिस पर हम लोग बात करें। कुछ लोगों ने ये कहा था कि उनका एक कोटेशन था, वो क्या कोटेशन था, कैट्स लुक डाउन ऑन अस एंड डॉग्स लुक अप टू अस बट पिग्स ट्रीट अस एज इक्वल। ये लाइन आपको ध्यान में रखना, अगर कभी भी आता है कि ये लाइन किसने कहा है तो ऐसा कहा जाता है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ चर्चिल, कैट्स लुक डाउन ऑन अस एंड डॉग्स लुक अप टू अस बट पिग्स ट्रीट अस एज इक्वल। तो 2-3 क्वेश्चन आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि द सेकेंड वर्ल्ड वार नाम का किताब किसने लिखा? या हु रोट द बुक द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द a history of the English speaking people? Sir Winston. Okay. And when Churchill got Nobel Prize for Literature? 1953. 1953 में। He became Prime Minister of England 2 times. Can you tell me the regime? Is the first time 1940 से 1945 तक and second time 1951 to 1955. या 40 से 40 से 45, 51 से 55। तो ठीक है, इतना सारा चीजें था। मुझे लगता है आपके कुछ नेटवर्क इशू भी लग रहा है। मैं आज इसे यहीं करता हूँ, कल हम लोग और 2 राइटर को कवर करेंगे, और कल की जो क्लास रखेंगे वो मॉर्निंग में रखेंगे 8 बजे।